वन वेलकम टू दिस न्यू सीरीज सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इस सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग सोर्सेस के बारे में, लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों सोर्सेस के बारे में। हम देखेंगे कि सोर्सेस का इस्तेमाल कैसे हिस्टोरियंस करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट सोर्स के ऊपर होने वाली है, जो है वेदास। सो इस वीडियो में हम देखेंगे वेदास के बारे में। वेदा जो कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेस हैं। सो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि वेदास होते क्या है, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होता है, कितने पार्ट्स हैं इसके, वो सारी चीज़ें। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा, क्या वेदा जो कि एक रिलीजियस टेक्स्ट है उनको एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और इस प्रोसेस में कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलते हैं, हिस्टोरियंस कौन कौन से सोर्सेस जो हैं, हिस्टोरियन कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं इस पूरी प्रोसेस में। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। सो दिस इज़ लिटिल बिट आउट मी। सो वेदास के बारे में जानते हैं। सो वेदा जो कि एक विद टर्म से निकलता है, जिसका मतलब है टू नो, यानी कि नॉलेज, विद्या। सो वेदास जो है उसका लिटरेरी मीनिंग है नॉलेज, यानी कि जानना। और ये एक इम्पोर्टेंट अर्लीस्ट सोर्स है हमारा हिस्ट्री का, जो कि आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे पहला अगर कोई टेक्स्ट कंपोज किया गया तो वो वेदास हैं। अब वेदास जो हैं उनको इंडिया में कंपोज किया गया है, और इसकी जो लैंग्वेज है वो वैदिक संस्कृत है। अब जानते हैं बेसिकली कि जो वेदास हैं वो आते हैं श्रुति कैटेगरी में। अब क्योंकि जो हमारे लिटरेरी सोर्सेस हैं, खास तौर से हमारे रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस, उनको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं हिस्टोरियंस। उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति जो कि सुना जाता है, लिटरेरी मीन्स दैट विच हैव बीन हर्ड, जिसको सुना जाता है। और स्मृति विच मी लिटरेरी मीन्स दैट विच हैव बीन रिमेंबर्ड, जिसको याद रखा जाता है। तो वेदास बेसिकली इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? श्रुति, यानी कि जिनको सुना जाता है। सो ये हमें ध्यान रखना है। और जो स्मृति कैटेगरी है उसमें हम आगे देखेंगे बाकी सोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि रामायण और बाकी इतिहास। आगे से क्लियर है? तो वापस से देख लेते हैं। वेदास जिनको श्रुति का स्टेटस मिला हुआ है, यानी कि कौन सी कैटेगरी में आते हैं? श्रुति कैटेगरी में, जिनको सुना जाता है। आगे से क्लियर है? अब बात कर लेते हैं वेदास की टाइमलाइन के बारे में। तो वेदास का टाइमलाइन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका कोई एक फिक्स टाइमलाइन नहीं है, और अक्सर ये हिस्टोरिकल सोर्सेज के साथ होता है, खास तौर से एंशियंट इंडिया में रिलीजियस टेक्स्ट के साथ, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो कब लिखे गए। और यही चीज़ वेदा के साथ भी है, हमें नहीं मालूम एग्जैक्टली वेदास कब लिखे गए हिस्ट्री में। लेकिन काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं कि इनको 6000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में कहीं कहीं लिखा गया है कभी कभी। तो हिस्टोरियंस इतने लंबे टाइम पीरियड के बीच में मान रहे हैं कि इसको लिखा गया। लेकिन एक हिस्टोरियन है जैसे मैक्स म्यूलर, जो कि जर्मन एंथ्रोपोलॉजिस्ट और बहुत बड़े स्कॉलर भी रहे, उन्होंने बताया कि वेदास का जो लैंग्वेज है और उसका स्टाइल है वो दिखाता है कि ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखे गए, यानी कि 1500 से 1000 बीसी के बीच में लिखे गए। और यही इसका आज भी टेंटेटिवली इसका कंपोजिशन पीरियड माना जाता है, यानी कि इस समय के दरमियान इनको लिखा गया। इसके बाद हम इन्हें फर्दर सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं, क्योंकि 1500 से लेकर ये जो 1000 का है ये अर्ली वेदा के लिए इस्तेमाल किया गया है, और 1000 से लेकर के 500 ये लेटर वैदिक टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो आप कह सकते हैं वैदिक टेक्स्ट में भी दो वेराइटीज़ आप कह सकते हैं टाइम के हिसाब से। एक तो अर्ली वैदिक लिटरेचर और दूसरा है लेटर वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर को 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया, और लेटर वैदिक टेक्स्ट को 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया। 500 ईसा पूर्व यानी कि 600 आप मान सकते हैं, 600 ईसा पूर्व, क्योंकि इसके बाद तो महाजनपदा पीरियड शुरू हो जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक टेक्स्ट, महाभारत, रामायण और बाकी सबके कंपोजिशन पीरियड्स। अब बात कर लेते हैं वेदास कितने हैं। तो 4 वेदास हैं हमारे: ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इनमें सबसे पुराना वेद है, और इसलिए इसे अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट माना जाता है, सबसे पुराना है, और वर्ल्ड में तो है ही सबसे पुराना। तो ये अर्ली वैदिक लिटरेचर में आता है और सबसे पुराना वेद है, और इसको हिस्टोरियंस मानते हैं टेंटिवली
1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में इसको लिखा गया। अब ये क्योंकि सबसे पुराना वेद है, इसलिए ये हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि ये एक रिलीजियस टेक्स्ट है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस जो हाइम्स इसमें यानी कि मंत्र जो हैं वो दिखाते हैं कि किस चीज़ को हम प्रेफरेंस दे रहे थे उस समय, यानी कि एंशिएंट इंडिया में वैदिक समय में हम किन चीज़ों को प्रेफरेंस दे रहे थे, किस तरह का सिस्टम था, क्या पेट्रियार्कल सिस्टम था या फिर मेट्रियार्कल सिस्टम था, या फिर किस तरह की सोसाइटी थी। वो सारी चीज़ें हम इनडायरेक्टली एक ऋग्वेद से पता लगा सकते हैं, जो कि एक रिलीजियस टेक्स्ट है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है हिस्टोरियंस के लिए भी, जो एक रिलीजियस टेक्स्ट से हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना। अब एक चीज़ और कि ये जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन चारों वेद के 4-4 पार्ट्स हैं। यानी कि ऋग्वेद के भी 4 पार्ट्स हैं, यजुर्वेद के भी, अथर्ववेद के भी और सामवेद के भी। इन चारों के 4-4 पार्ट्स हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं समाहिता, फिर है ब्राह्मणास, फिर आरण्यक्यास और फिर उपनिषद। सो हर वेद के 4 पार्ट्स हैं। ऋग्वेद के भी, जैसे ऋग्वेद समाहिता, ऋग्वेद ब्राह्मणा, ऋग्वेद आरण्यक्या, ऋग्वेद उपनिषद। वैसे ही सामवेद के भी सामवेद समाहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक्या, उपनिषद। ये आई गेस ये चीज़ें क्लियर है। नाउ लेट्स कम टू द, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो ब्राह्मणा टर्म दिया हुआ है यहाँ पर, ये वेदा का पार्ट है। कोई ब्राह्मणा सोशल कैटेगरी नहीं है, यानी कि ब्राह्मणा हम एक सोशल कैटेगरी को मानते हैं ना, ब्राह्मण, वैश्या, क्षत्रियास, वो सब नहीं है। ये एक पार्ट है वेदा का, उसको ब्राह्मणा बोला गया। अब बात कर लेते हैं समाहिता क्या है। सो समाहिता बेसिकली जितने भी वैदिक हाइम्स हैं, मंत्र हैं, उनका कलेक्शन है। तो ये रिचुअल, एक तरह से रिचुअलिस्टिक टेक्स्ट है जो बताता है रिचुअल्स किस तरह से परफॉर्म करे जानी चाहिए, कौन से रिचुअल में कौन से हाइम्स का इस्तेमाल होगा, वो सारी चीज़ें बताता है। लेकिन एज अ हिस्टोरियन हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मान लीजिए एक हाइम है जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो प्रेफरेंस दे रहा है सन्स को, यानी कि जो प्रेफरेंस दे रहा है वो सन्स को दे रहा है डॉटर्स की बजाय। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस सन्स को दिया जा रहा है, लड़कों को दिया जा रहा है, ना कि लड़कियों को दिया जा रहा है, डॉटर्स को नहीं दिया जा रहा है। उसी तरह से जैसे बहुत सारे हाइम्स हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वो किस किस की मौजूदगी में परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो सब हमें कहीं ना कहीं सोशल पैटर्न को समझने में मदद करता है, सोशल सिनेरियो को समझने में मदद करता है। तो इस तरह से हिस्टोरियंस एक रिलीजियस टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी, दूसरे पार्ट की, ब्राह्मणास। अगेन मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ब्राह्मणास कोई सोशल कैटेगरी नहीं है, यानी कि कोई कास्ट या वर्णा नहीं है, बल्कि ये वेदा के पार्ट हैं। और मैंने अभी बताया हर वेद के 4-4 पार्ट्स हैं, समाहिता, ब्राह्मणा, आरण्यक्या एंड उपनिषद। तो अभी हमने समाहिता देख लिया, अब हम बात करें ब्राह्मणास की, जो कि पार्ट है हर 4 वेदास की। हर वेद का जो अभी हमने देखा समाहिता, समाहिता के अंदर एक टेक्स्ट है जो अभी हम देख रहे हैं ब्राह्मणास। सो ये जो ब्राह्मणा है बेसिकली ये कमेंट्रीज हैं एक तरह से हैम्स और रिचुअल्स के ऊपर। ये बताती हैं कि रिचुअल्स क्यों परफॉर्म किए जाने चाहिए, कोई भी रिचुअल है वो क्यों परफॉर्म किया जाना चाहिए, कोई हैम्स बेसिकली वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें हमें पता लगती हैं। और ये बताता है कि उनका मीनिंग क्या है, किन कॉन्टेक्स्ट में इन हाइम्स को लिखा गया, वो सारी चीज़ें जो हिस्टोरियंस को काफ़ी हद तक सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस सिनेरियो समझने में मदद करती हैं। अब बात करते हैं आरण्यक्य, जो कि थर्ड पार्ट है वेदास का। आरण्यक्य बेसिकली फॉरेस्ट बुक्स को कहा जाता है, आप याद भी रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो फॉरेस्ट बुक्स को आरण्यक्य कहा जाता है, और ये मिस्टिकल रिचुअल्स के बारे में है जो कि फॉरेस्ट में परफॉर्म किए जाते थे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। सो फॉरेस्ट में बेसिकली ये रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, इसलिए इन बुक्स को फॉरेस्ट टेक्स्ट भी बोला जाता है। अब बात कर लेते हैं उपनिषद्स की, जो कि फोर्थ पार्ट है वेद का। और उपनिषद्स फिलोसफिकल इंक्वायरी के बारे में ये बताते हैं कि ब्रह्मांड की रचना किस तरह से हुई, दुनिया कैसे बनी, और जितने भी मेटाफिजिकल क्वेश्चंस हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर ये करने की कोशिश करते हैं। तो आप कह सकते हैं ये फिलोसफी के बारे में पूरा। एंड ये बात करता है हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में, ऑटमोलॉजी, एग्जिस्टेंस के बारे में, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। और यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, ब्राह्मण एंड आत्मा। ब्राह्मण जो कि एक अल्टीमेट रियलिटी के बारे में, यानी कि ईश्वर आप कह सकते हैं, जिसने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो उसे हम ब्राह्मण बोला गया है यहाँ पे उपनिषद्स में। और आत्मा बेसिकली यानी कि हमारा सेल्फ। ये वैदिक थॉट जो था उस फिलॉसफी के, हिंदू फिलॉसफी जो हमारी है, उसका एक तरह से फाउंडेशन दिखाता है। अब बात कर लेते हैं
ट्रांसमिशन ऑफ वेदास को कैसे स्प्रेड किया गया, ट्रांसमिट किया गया, तो वेदास को मेमोराइज किया गया और इनको ओरली ट्रांसमिट किया गया, यानी कि इन्हें लिखा नहीं गया। ये ध्यान रखेंगे, वेदास को लिखा नहीं गया। तो अभी हमने जब टाइम इसके कंपोजिशन के टाइम की बात की थी, 1500 से लेकर के 1000 और उसके बाद 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, ये इसका पूरा जो टाइम पीरियड है इसमें ये कंपोज किए गए। और कंपोज किए जाने का कतई ये मतलब नहीं है कि इनको लिखा गया। कंपोज किए जाने का मतलब ये है कि इनको क्रिएट किया गया, और वो हो सकता है कि एक ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा हो, यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, कोई टेक्स्ट में नहीं लिखा गया, बल्कि इनको जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी इनकी, मतलब इन्हें जो लिखा गया वो बहुत बाद में लिखा गया। शुरुआत में जो सेजेस होते थे, ऋषिस होते थे, वो ओरली ट्रांसमिट करते थे आने वाली जनरेशन को। ये तो ये ओरली मैसेजेस की तरह एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाया जाता था, बिल्कुल हमारी नानी की कहानी की तरह। एग्जैक्टली, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम बात करें इसके मैन्यूस्क्रिप्ट की, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर सबसे पुराना अगर हमारे पास वेदास का मैन्यूस्क्रिप्ट है तो 10 से 11 सेंचुरी के आसपास का, जो कि बहुत रीसेंट है कंपेरेटिवली। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन में कि वेदास का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, वैदिक लिटरेचर जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन का, इसलिए ये हमें ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है। एंशिएंट इंडिया में, जो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव था वो पेट्रियार्की को लेकर है, या बाकी जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी में उनको लेकर के ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव को बताता है। और ये साथ ही में एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखें तो ये हमें उस समय की जो लाइफ थी, चाहे वो गंगा वैली हो या फिर हमारा अफ़गानिस्तान या पंजाब का एरिया, जहाँ पे जिसे सप्त सिंधु भी कहा जाता है, वो वाला एरिया जहाँ पे शुरुआत में आर्यन आकर सेटल हुए थे। सो ये उस एरिया के बारे में भी, उसकी जियोग्राफी के बारे में, फ्लोरा एंड फोना, उस तरह की फूड हैबिट्स और बाकी चीज़ों के बारे में इनडायरेक्टली रेफरेंस देता है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो ये हमें ज़रूरी है समझना। इसी के साथ ये भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि एक रिलीजियस टेक्स्ट है, तो इसलिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है हिस्टोरियंस के लिए इससे हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करना और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को निकालना। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हिस्टोरियंस के लिए, और ये सीधा कोई हमें हिस्ट्री बुक्स की तरह चीज़ें सामने परोस के नहीं देती है, बल्कि इसमें से हमें इनडायरेक्टली रेफरेंसेस लेने पड़ते हैं हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए। जैसे इसमें मेंशन है स्मृतिस का, समितिस का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह से रन किए जाते थे, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, वो सब हमें इससे इनडायरेक्टली रेफरेंस मिलते हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग होता है स्टूडेंट्स के लिए भी ये सब करना, और साथ ही में इसका डेट तो है ही एक चैलेंज। सो आई गेस आपको ये पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो हिस्ट्री।